हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आतिश की दूसरी गज़ल पढ़ रहे हैं, यानी उनकी दूसरी गज़ल की तशरीह समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने शहपारे के अंदर से जो फर्स्ट ईयर के निसाब में जो गज़लें या जो शायर शामिल हैं, उनकी जो गज़लें हैं उनमें से हमने मीर की गज़ल कंप्लीट कर ली थी और आतिश की गज़लों का सिलसिला इस वक्त शुरू कर रखा है। तो हम पहली गज़ल पढ़ चुके हैं, उनकी पहली गज़ल की तशरीह कर चुके हैं। आज हम उनकी दूसरी गज़ल समझने की कोशिश करते हैं। इस गज़ल का, उनकी गज़ल का, जो आतिश की गज़ल हम पढ़ रहे हैं उसकी गज़ल का मतलब है, फ़रेब हुस्न से गबरू मुसलमान का चलन बिगड़ा। फ़रेब हुस्न से गबरू मुसलमान का चलन बिगड़ा, खुदा की याद भूला शेख बुत से बरहमन बिगड़ा। देखो, फ़रेब कहते हैं धोखे को। फ़रेब हुस्न, हुस्न का धोखा या हुस्न का जादू, खूबसूरती का जो जादू है। खूबसूरत जो लोग हैं वो अपने जादू के अंदर इंसान को किस तरह फ़रेब में ले लेते हैं और इंसान जो है वो अपने दीन और दुनिया से बेखबर हो जाता है, हर चीज़ को भुला देता है। इस बात का इजहार आतिश इस शेर में कर रहे हैं कि फ़रेब हुस्न से गबरू मुसलमान का चलन बिगड़ा। गबरू गब्र से बना है। गब्र का मतलब होता है आतिश परस्त, जो आग की पूजा करने वाले होते हैं ना, वो हैं। तो शायर कह रहा है कि मुसलमान और जो गब्र हैं, आतिश परस्त हैं, उन सब का चलन, उन सब का तौर तरीका हुस्न के जादू की वजह से, हुस्न के फ़रेब की वजह से बिगड़ गया है। यानी मुसलमान और आतिश परस्त अपने अपने तौर तरीक़ों को भूल चुके हैं हुस्न के दाम में गिरफ्तार होकर के, यानी खूबसूरती के धोखे में गिरफ्तार होकर, खूबसूरती के जादू में गिरफ्तार होकर के मुसलमान और आतिश परस्त सब अपना तौर तरीका, अपना चाल चलन, अपना तरीका भूल चुके हैं। अब अगला मिसरा क्या था उनका, खुदा की याद भूला शेख। शेख जो है वो खुदा की याद भूल चुका है, यानी मुसलमान जिसका मज़हब खुदा की इबादत करना है, खुदा से मोहब्बत करना है, वो खुदा की याद भूल चुका है। उसे सिर्फ हुस्न की खूबसूरती याद है। वो मुसलमान जो है वो अपने खुदा को भूल चुका है। और क्या कर रहे हैं, बुत से बरहमन बिगड़ा। बुत कहते हैं मूर्ति को। तो वो कह रहे हैं जो ब्राह्मण है, बरहमन बिगड़ा। ब्राह्मण जो है वो बुत पूजा करना यानी मूर्ति पूजा करना भी भूल चुका है। तो वो कह रहे हैं हुस्न का जादू जो है वो ऐसा होता है, मोहब्बत का जो तरीका वो होता है, मोहब्बत का जो जादू होता है वो ऐसा होता है, इंसान उसमें पढ़ करके सब कुछ भुला देता है। मुसलमान है तो वो अपना दीन भूल जाता है, खुदा की याद भूल जाता है। और जो ब्राह्मण होता है वो अपनी बुत परस्ती भूल जाता है, यानी अपनी मूर्ति पूजा भी छोड़ देता है। कबाए गुल को फाड़ा जब मेरा गुल पैरहन बिगड़ा। कबा कहते हैं लिबास को। कबाए गुल का मतलब होता है फूलों का लिबास, गुल का मतलब फूल, कबाए गुल मतलब फूलों का लिबास। तो वो कह रहे हैं कबाए गुल को फाड़ा। कब फाड़ा, जब मेरा गुल पैरहन बिगड़ा। मेरा गुल पैरहन, मेरा महबूब जो फूलों वाला लिबास, गुल पैरहन यानी फूलों का लिबास, फूलों का लिबास पहनने वाला जो मेरा महबूब है, वो जब बिगड़ जाता है, यानी जब उसे गुस्सा आता है, वो बिगड़ता है, उसका गुस्सा होता है वो, तो क्या करता है कि वो अपना जो फूलों का लिबास पहनता है उसे चाक कर देता है, फाड़ देता है। गुस्से के अंदर इंसान क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इंसान को, तो वो अपने कपड़ों पर या किसी और चीज़ पे उतारता है। तो मेरा महबूब जो है, जो फूलों का लिबास पहन रखा है जिसने, वो गुस्सा करता है तो फिर अपना फूलों का लिबास को फाड़ देता है। बन आई कुछ न गुंचे से, गुंचा कहते हैं कली को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कली से कुछ न बन पाई, कुछ भी उससे संभल नहीं सका। बन आई कुछ न गुंचे से, जो वो गुंचा दहन बिगड़ा। गुंचा दहन कहते हैं कली जैसे मुंह वाला,
दहन कहते हैं मुंह को, गुंचा कहते हैं कली को। यानी मेरा महबूब जिसका मुंह गुंचे जैसा है, कली जैसा नाजुक और छोटा सा मुंह है उसका, छोटा मुंह जो होता है वो खूबसूरती की अलामत होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो महबूब है उसका जो मुंह है गुंचा गुंचा दहन है वो, यानी कली जैसे मुंह वाला है। वो जब बिगड़ा, यानी उसको जब गुस्सा आया तो क्या हुआ, कलियों से भी कुछ न बन पड़ी। कलियों से कुछ न बन पड़ी मतलब कहने का उनका ये, देखो जब कोई सामने वाला गुस्सा होता है या किसी बात पे हमसे नाराज होता है तो हम क्या करते हैं, उसे खुश करने के लिए फूल या कली देते हैं, है ना। ये गांधीवादी तस्वुर है ना कि इंसान को खुश करने के लिए कोई बिगड़ता है, हम अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हैं, उसे फूल पेश करते हैं या उसे कली पेश करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा महबूब जो गुंचे जैसी मुंह वाला है, जिसका कली जैसा मुंह है, वो जब गुस्सा होता है तो क्या है, कलियों से भी बन नहीं पड़ती। यानी उसको अगर कली भी पेश की जाए तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता। और गुंचा भी, कलियां भी जो हैं वो कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं, यानी उनसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है और वो उसको कबूल नहीं करता है। तो वो कह रहे हैं अपने महबूब के गुस्से का इजहार कर रहे हैं। देखो ये जो दूसरा शेर है ना, हमने आपको बताया था कि आतिश जो हैं वो लखनऊ के शायर हैं, बताया था ना। तो लखनऊ के शायर होने की वजह से लखनवी शायरी की बहुत सारी खुसूसियात उनके अंदर पाई जाती हैं। लखनवी शायरी की एक सिफत ये भी है कि उसमें लंबी लंबी गज़लें, बड़ी बड़ी गज़लें कही जाती हैं और आमतौर पर मतला होता है, उसके साथ साथ हुस्ने मतला भी कहा जाता है। हुस्ने मतला क्या होता है, हुस्ने मतला वो होता है जब मतला के बाद में, यानी मतला जो होगा वो तो पहला शेर वो कहलाएगा जिसके दोनों में से हम रदीफ और हम काफिया होंगे, है ना, ये मतला कहलाता है। तो एक शेर के बाद दूसरे शेर के अंदर भी शायर जब रदीफ और काफिए का इस्तेमाल करता है तो वो हुस्ने मतला कहलाता है। तो ये जो गज़ल है इसका जो दूसरा शेर है जो अभी हमने पढ़ा, कबाए गुल को फाड़ा जब मेरा गुल पैरहन बिगड़ा, तो ये इस गज़ल का हुस्ने मतला है। यानी पहले शेर में रदीफ और काफिया इस्तेमाल करने के साथ साथ शायर ने दूसरे शेर में भी रदीफ और काफिए का इस्तेमाल किया है, तो ये हुस्ने मतला है। ठीक है, हुस्ने मतला हमने पढ़ लिया। कबाए गुल को फाड़ा जब मेरा गुल पैरहन बिगड़ा, यानी मेरे महबूब को जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, अपने वो फूलों जैसा लिबास पहनने वाला मेरा महबूब, उसको जब गुस्सा आया तो उसने अपने फूलों वाला लिबास जो था उसे फाड़ दिया, उसे चाक कर दिया। बन आई कुछ न गुंचे से जो वो गुंचा दहन बिगड़ा, जो वो मेरा महबूब जो कली जैसे मुंह वाला है उसको जब गुस्सा आया, जब वो बिगड़ गया तो क्या हुआ, गुंचों से भी कलियों से भी कुछ भी बन नहीं पड़ी। यानी उसको अगर हमने कली पेश की, उसका मूड ठीक करने के लिए, उसके गुस्से को रफा दफा करने के लिए हमने कलियां पेश की तो कलियों से भी बात नहीं बन पड़ी और उसने उसे कबूल नहीं किया और उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। नहीं बेवजह हंसना इस कदर ज़ख्म शहीदा का, बेवजह, बेवजह का मतलब होता है बिना वजह से। नहीं बेवजह हंसना इस कदर ज़ख्म शहीदा का, ज़ख्म शहीदा, शहीदों के ज़ख्म। ये कौन से शहीदों की बात हो रही है, ये शहीदों की बात हो रही है इश्क में मरने वाले, यानी आशिक। जो आशिक हैं, आशिकों के जो ज़ख्म हैं, ज़ख्म शहीदा, शहीदों के ज़ख्म। कौन से शहीदों के, आशिकों के। जो आशिक हैं जिन्होंने इश्क के अंदर मुसीबतें उठाई, ज़ख्म उठाए हैं, उनके ज़ख्म जो हैं वो हंस रहे हैं। तो वो कह रहे हैं बेवजह नहीं हंस रहे, वो नहीं बेवजह हंसना इस कदर, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा जो हंस रहे हैं शहीदों के ज़ख्म, वो बेवजह नहीं हंस रहे हैं, यानी उनकी कोई ना कोई वजह है। क्या वजह है, अब आगे उस वाले मिसरे में बता रहे हैं। तेरी तलवार का मुंह कुछ न कुछ ए तेगजन बिगड़ा, तेरी तलवार का, किसके, तेरी से मतलब महबूब, ए महबूब तेरी तलवार का मुंह कुछ न कुछ ए तेगजन, तेगजन कहते हैं तलवार चलाने वाला, ए महबूब जो तू तलवार चलाने वाला है, यानी तलवारों से अपने आशिकों को जख्मी कर रहा है, तो तेरी तलवार का मुंह बिगड़ गया है, यानी वार
خالی ہو گیا، وار جو ہے وہ صحیح نشانے پر نہیں لگا ہے، تیری تلوار کا جو وار ہے وہ صحیح نشانے پر نہیں لگا، تو اسے دیکھ کر کے شہیدوں کے زخم ہنس رہے ہیں۔ شہیدوں کے جو زخم ہیں نا، جن کو تو نے زخم دینے کی کوشش کی ہے، ان عاشقوں کو، ان کے زخم بھی ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اسے تو تلوار چلانا بھی نہیں آتا، اس کا جو وار ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ پھر کیا کہے، تکلف کیا جو کھوئی جان شیریں پھوڑ کر سر کو۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے اپنے دیکھو اس شعر کے اندر تلمیح ہے۔ تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کسی شعر کے اندر کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ تو غزل جو ہوتی ہے وہ چونکہ اس کے اندر ہر شعر کے دونوں مصروں کے اندر ایک مکمل بات، ایک مکمل خیال کا اظہار شاعر کرتا ہے، تو وہ ہر چیز جو ہوگی وہ اتنی طوالت سے تو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ دو ہی مصرے ہوتے ہیں اس کے پاس کہنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، تو یہاں اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے؟ ایک مشہور واقعہ ہے شیریں اور فرہاد کا۔ شیریں اور فرہاد کا جو تاریخی واقعہ ہے عشق کا، اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے، تکلف کیا جو کھوئی جان شیریں پھوڑ کر سر کو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اچھا پہلے دوسرا والا مصرع دیکھیے، جو غیرت تھی تو پھر خسرو سے ہوتا کوہکن بگڑا۔ شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کوہکن کہتے ہیں پہاڑ کھودنے والا۔ کوہکن فرہاد کا لقب تھا۔ فرہاد جو تھا اس کا اصل نام، وہ فارس کا رہنے والا تھا، اصل نام اس کا تو فرہاد تھا، لیکن اس نے چونکہ پہاڑ کو کھودا تھا، کس کے کہنے پہ؟ شیریں کا جو باپ تھا خسرو، اس کے کہنے پہ اس نے، فرہاد نے پہاڑ کو کھود کر کے نہر نکالی تھی، تو اس کا نام، اس کا لقب جو ہے وہ کوہکن پڑ گیا، یعنی پہاڑ کھودنے والا۔ تو اس شعر کے اندر شاعر کہہ رہا ہے کہ تکلف کیا جو کھوئی جان شیریں پھوڑ کر سر کو، کہ اے فرہاد تو نے یہ کیا، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، یہ تو نے صحیح نہیں کیا ہے، جو کھوئی جان شیریں پھوڑ کر سر کو، کہ تو نے اپنے سر کو پھوڑ کر کے جان کھو دی تو نے اپنی۔ دیکھو ہوا کیا تھا کہ جو فرہاد تھا وہ شیریں کو بہت چاہتا تھا، تو وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے جو اپنے اس اظہار اس بات کا شیریں کے باپ سے، شیریں کے والد سے، خسرو سے کیا کہ بھئی میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، لیکن اس نے کہا، خسرو نے، کہ اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو تم شیریں کے لیے جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کھود کر کے نہر، دودھ کی نہر شیریں کے محل تک لے کر آؤ۔ تو وہ چونکہ اس کا عشق جو تھا وہ سچا عشق تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا تیشہ اٹھایا اور پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا۔ جان توڑ محنت کے بعد اس نے اس پہاڑ کو کھود کر کے نہر نکالی اور شیریں کے محل تک لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد وہ خسرو تک پہنچا اور اس نے کہا کہ اب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ تو خسرو نے یہ کہا کہ میں تو اس نے کیا کہا، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا کہ شیریں تو مر گئی، جس شیریں کے لیے تم نے یہ نہر کھودی ہے وہ شیریں تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ بات سن کر کے یہ جو تھا فرہاد، وہ بہت بے چین ہوا، اور اس نے کیا کیا، جس تیشے سے اس نے اس پہاڑ کو کھودا تھا نا، اس ہی تیشے سے اس نے اپنا سر پھوڑ کر کے اپنی جان دے دی۔ تو شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی کہ تم اسی سے اپنی جان تم نے گنوا دی، اسی تیشے سے تم نے سر پھوڑ کر کے اپنی جان گنوا دی۔ وہ کہہ رہے ہیں، جو غیرت تھی تو پھر خسرو سے ہوتا کوہکن بگڑا۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی غیرت تھی، ذرا بھی شرم تھی تمہارے اندر، تو تم کیا کرتے، تم تو خسرو سے بگڑ جاتے، خسرو سے غصہ کرتے، خسرو پر اپنے غصے کا اظہار کرتے کہ تمہیں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ بھئی اس پہاڑ کو کھود کے لاؤ گے تو شیریں سے شادی کر دیں گے، تو اب تم
یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ شیریں تو کبھی کی مر چکی ہے. تو یہ بات خسرو سے کہنی چاہیے تھی، خسرو سے غصہ کرنا چاہیے تھا. کس کو؟ فرہاد کو، یعنی کوہکن کو. فرہاد کو یا کوہکن کو خسرو سے غصہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے اس نے کیا کیا؟ اس نے غصہ کرنے کے بجائے خود اپنی جان دے دی. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری تقلید سے کب کے دری نے ٹھوکریں کھائیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے مطلب اپنے جو چکور ہے،